नो स्पिन, नो स्क्रिप्ट, जस्ट स्ट्रेट टॉक। एक सवाल से शुरू करते हैं। इंडिया में एक मेडिकल एस्पिरेंट बच्चा दिन में कितने घंटे पढ़ता होगा? 12 घंटे? 14 घंटे? सोचिए, साल साल भर मेहनत करने के बाद, माँ बाप की लाइफ सेविंग्स खर्च होने के बाद, कोचिंग सेंटर्स में खूब सारा पैसा खर्च करने के बाद, बदले में उन्हें क्या मिलता है? अ लीक्ड पीडीएफ ऑन व्हाट्सएप। मई 3 को देश के 22 लाख बच्चों ने नीट यूजी एग्जाम दिया और May 12 को क्या हुआ? होल एग्जाम गॉट कैंसल्ड। सिस्टमिक फेलियर, पेपर लीक, टोटल बिट्रेयल। आज हम बात करेंगे उस पेपर लीक माफिया की जिन्होंने हमारे यूथ का फ्यूचर बेच दिया है, और उस मिनिस्ट्री की जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। चलिए डेटा और फैक्ट्स देखते हैं। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल सिंडिकेट है। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स बता रही हैं कि एग्जाम से पहले ही 135 क्वेश्चंस का हैंड रिटन गेस्ट पेपर वर्क लैक्स ऑफ रुपीस में बेचा गया। सोर्स ट्रेस हो रहा है नासिक के प्रिंटिंग प्रेस तक। वहां से लीक होकर पेपर पहुंचता है सीकर राजस्थान, और डिजिटल नेटवर्क्स के जरिए, टेलीग्राम और प्राइवेट व्हाट्सएप के जरिए और उनके ग्रुप्स पर यह पेपर पूरे देश में स्प्रेड हो जाता है। सीबीआई ने पुणे के सीनियर बॉटनी प्रोफेसर तक को अरेस्ट किया है जो एनटीए के पेपर सेटिंग नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं। और सवाल यही उठता है कि ये प्रोफेसर चुने कैसे जाते हैं एनटीए की तरफ से? थिंक अबाउट इट। जिन लोगों पर देश के सबसे बड़े एग्जाम की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी, वो ही मेन स्ट्रीम में मास्टरमाइंड्स हैं लीक करने के। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए का मजाक देखिए। एनटीए चीफ पार्लियामेंट्री पैनल के सामने जाकर कहते हैं कि ये फुल पेपर लीक नहीं था, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस आउट हुए थे। आर यू सीरियस? मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में एक एक नंबर पर हजारों रैंक्स बदल जाते हैं। वहां आप कह रहे हैं कि सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस आउट हुए थे। व्हाट काइंड ऑफ अ लॉजिक इज दिस? ये ट्रेजेडी सिर्फ नीट की नहीं है। ओवर द लास्ट डेकेड हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में और सेंट्रल लेवल्स पर 90 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, अफेक्टिंग मोर देन 9 करोड़ स्टूडेंट्स। यस, 9 करोड़ स्टूडेंट्स। हम एक डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला देश है। हमारे पास सबसे ज्यादा यूथ है, पर हम उन्हें क्या दे रहे हैं? पेपर लीक्स, कांस्टेंट कैंसलेशंस और डीप मेंटल ट्रॉमा। स्टूडेंट्स पढ़ाई कब करें और प्रोटेस्ट कब करें? इन एनी रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी, जब इस तरीके का बड़ा इंस्टीट्यूशन कोलैप्स होता है तो टॉप लीडरशिप मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। अंडर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान वॉच हमारा एग्जाम सिस्टम एक एब्सोल्यूट जोक बन चुका है। लोग कह रहे हैं कि उनका टेन्योर अब खत्म होने वाला है, बट वन सेकेंड, वाई वेट? देश के 22 लाख मेडिकल एस्पिरेंट्स के फ्यूचर को दाव पर लगाने के बाद देयर इज नो फेस सेविंग लेफ्ट। एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स बिहाइंड क्लोज डोर्स इज नॉट इनफ। हम नए सॉफ्टवेयर या नए चेक्स एंड बैलेंसेस की बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए एट द एब्सोल्युटली टॉप। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान must resign immediately. You cannot run India's future with a broken system. जून 21 को बच्चे फिर से रीनीट एग्जाम देने जा रहे हैं। उनका दिमाग पढ़ाई में कम और इस डर में ज्यादा है कि क्या इस बार भी पेपर सेफ रहेगा। आपको क्या लगता है? क्या सिर्फ एनटीए के नए रूल्स लाने से काम चल जाएगा? यह हमेशा की तरह हर बड़े नेताओं को बचा लिया जाएगा? I would love to hear your views in the comments below. And please stay connected to Straight Talk with PC, because the youth of this country deserves uncompromising truth and uncompromising truth to power. Now let's move on to another news story, which again impacts lakhs of our youth. And again, a very unhappy, grim picture it sets. It has led to deep mental harassment of not just the 10th and 12th standard students of CBSE, but can also derail their career choices. Again, not because of them, but of the broken system that cannot ensure a free and fair process for CBSE students. अब CBSE के students पढ़ें या institutional trauma झेलें? Lakhs of families trust the central board of secondary education with their children's future. But lately, CBI has felt less like an educational board
and more like a chaotic reality show. Except the trauma here is real. The tears are real. The mental harassment is real. Let's talk facts. Let's talk about the complete breakdown of empathy, management, and absolute data negligence. First up, the third language mess in CBSE. The sudden chaotic implementation of the three language formula under the National Education Policy. Look at the data. Over 28 lakh students register for CBSE Class 10 board exams every year. Now imagine changing the rules of the game right before the whistle blows. It led to schools being clueless about textbook availability. Qualified language teachers were unavailable, and the impact is on the students who yet again became the guinea pigs in a poorly planned bureaucratic experiment. You expect a 14-year-old to master a completely new third language up to class 10 with zero foundational support. ये education है या elimination strategy? And when the order was to implement the third language policy for class 9 children would be compulsory only from the academic year 29-30, what made them advance it to this year itself? This order needs to be rolled back immediately, or the government will be left dealing with the consequences of students' outrage. How fair is it to the students that instead of studying are forced to protest because of a government that is insensitive to them? Then comes the technology, the online screen marking, which has created a lot of outrage, creating a lot of stress, and making the students wonder, is the government really with them? It sounds advanced, right? Digital India, efficient evaluation, OSM, a great technique. But the ground reality, however, is absolute horror story. Several server crashes, lag in portals, and terrible resolution scams. Evaluators are now forced to rush through answer sheets to meet strict daily targets. But it gets terrifyingly worse. This isn't just about the software. It's about a severe compromise of security. A 19-year-old ethical hacker, Nisab Adhikari, discovered glaring vulnerabilities in CBSE's OSM portal back in February, in which he discovered through their website that we are talking about a leaked master code, a master password, weak OTP checks, and an insecure system where practically anyone could view or change the student marks. Being a responsible citizen, he immediately alerted those critical loopholes to CERT-In, which is India's national cybersecurity agency. He sent details, he sent walkthrough videos, and yet, what did he get? He hoped that there would be some response and the loopholes would be covered. But what he got was a boilerplate automated acknowledgement email. The CBSE 10th handle then had outright denied any vulnerability, which is a shame, because the 19-year-old went on to expose those as well and ended the argument right there and then. I just ask one question. Instead of dismissing his concerns, shouldn't we work alongside ethical hackers such as him and create a foolproof system? But again, that goes against the very idea of how this government works, which continues to not listen to ideas and issues. For months, the system sat on this warning, while the sensitive evaluation data of lakhs of class 12 students hung by a thread. It was only when the tech community figures amplified that tweet on X and the hacker alert दे रहा है और हमारी agencies thank you बोल के सो रही हैं. Now to the ultimate disgrace, which should shame the Sarkari defenders, including Doordarshan journalists. I specifically mention Doordarshan because such employees are funded by Indian taxpayers' money, yet don't hesitate to go after children who are already mentally harassed. Yes, I'm talking about the Pakistan type. When the system glitches, it's the students who have to go through a trial by fire just to get justice. Take the case of class 12 student Vedant Srivastava. And I'm sure there are several more such Vedant cases out there. Just to cite him as an example of the rot set into our discourse, Vedant received unexpectedly low marks in physics. So he applied for his re-evaluated copy through the re-evaluation official system.
and discovered that the OSM system had completely swapped his paper. Can you imagine the horror? The handwriting wasn't even his. He took to X to flag this terrifying discrepancy. And what did he get on the internet and through these prominent media figures? They gave him in return? They called him a Pakistani. The accusation was based on what? It was based on his profile location neutrally saying he's from South Asia. Internet trolls and a prominent TV news anchor labeled a Delhi student an anti-national, an outsider, and a Pakistani. The irony is that he wasn't even trying to defame anyone. He was a desperate student with college admission on the line, fighting a broken machine. The vindication came when CBSE finally admitted to the technical glitch, apologized, and sent his real paper. This also forced some of the Sarkari ecosystem handles to quietly delete their tweets and reluctantly come up with an apology. However, the damage was done. हक मांगने पर, अपनी हैंडराइटिंग पहचानने पर स्टूडेंट को पाकिस्तानी बोल दिया जाता है, ये हमारा सिस्टम बनकर रह गया. Is this how we treat our youth for holding institutions accountable? Behind every statistic we see, every unpatched OSM glitch, and every weaponized tweet, there is a student staying up late hours dealing with the trauma. The students are already dealing with unprecedented academic pressure. They are facing an erratic, insecure evaluation system. They're surviving toxic cyberbullying just for asking for their own marks. I don't need to say it, but it is out there. The system is broken, and it is crushing the youth of our country. We don't need robots who can memorize under stress. We need a system that respects human dignity, fair evaluation, and basic data security. CBSE, it's time to wake up. Stop treating students like data points on a faulty, insecure server. Moving on to the other news story that has taken the internet by storm, become a discussion point on what Gen Z wants, and yet again shown how Indians are exasperated with an ecosystem that refuses to change or refuses to acknowledge their problem. Yes, I'm talking about the Cockroach Janata Party. The Western media is on overdrive to make it sound like a Gen Z rebellion, Gen Z revolution. It is being compared to Nepal and Bangladesh's Gen Z protest and its election outcomes as well, and to even the TVK win in Tamil Nadu recently. पर चलो थोड़ा शांत होकर पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं. कॉकरोच जनता पार्टी इस वक्त इंडिया का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला डिजिटल फिनोमेनन बन चुका है. मई 16 को शुरू होने के बाद से ये इंस्टाग्राम पे 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स क्रॉस कर चुका है. अब कुछ लोगों के लिए तो ये एक परेशान और गुस्से में बैठी जनरेशन का एक सटायरिकल रिबेलियन देख रहे हैं, पर दूसरी तरफ कुछ लोगों को ये कैलकुलेटिव रिमोट कंट्रोल एजेंडा लग रहा है जो ग्राउंड पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बड़ा रिस्क बन सकता है और इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है और देश की गतिविधियों में अड़ंगा डाल सकता है. तो चलो देखते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी की एक्चुअल ऑपरेशनल रियलिटी क्या है, इससे हमारे सिस्टम की कौन सी कमियां सामने आती हैं और इसमें सबके लिए क्या सबसे बड़ा सबक छुपा हुआ है. मई 15 को सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा था जिसके आर्ग्यूमेंट्स पेश किए जा रहे थे. उसी में चलते चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने कुछ ओरल ऑब्जर्वेशंस दिए. उन्होंने कुछ लोगों को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि कॉकरोचेस और पैरासाइट्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा वो बेरोजगार और फेक डिग्री लेकर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पर लगातार अटैक करते हैं. एक ओरल ऑब्जर्वेशन था और जिसका सीजीआई के ऑफिस ने बहुत जल्द एक फॉर्मल क्लैरिफिकेशन भी इशू किया. उन्होंने कहा कि उनके रिमार्क्स को मीडिया के एक सेक्शन ने गलत तरीके से पेश किया. ये आखिर काफ़ी लोग कहते हैं बोलने के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि क्या वो तूफान मचा सकता है और उन्हें देश के यूथ पर पूरा नाज है. लेकिन जब तक ये ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आया तब तक डिजिटल स्पेस में बात का बतंगड़ बन चुका था और नुआंस तो बहुत पीछे छूट गया था. कंटेंट क्रिएटर्स और इंटरनेट यूजर्स ऑफकोर्स आक्रोशित थे. सोचिए आप किसी को बेरोजगार कहते हैं क्योंकि वो आपके खिलाफ बोलते हैं, उनको कॉकरोच पैरासाइट सब उपाधि दे दें,
तो इस लीगल एनालॉजी को एक मास पॉलिटिकल आइडेंटिटी में बदल दिया और हैशटैग मैं भी कॉकरोच जंगल की आग की तरह ट्रेंड करता रहा। ये इस बात का एक बहुत बड़ा सबक है कि आज के डिजिटल एज में अगर कोई बात इतने बड़े ऑफिस से निकलती है और कैजुअली निकलती है, कैजुअल रिमार्क्स बनकर निकलती है, तो उसका नैरेटिव फिर बोलने वाले के कंट्रोल में नहीं रहता है। सीजेपी के स्ट्रक्चर को लेकर जो सबसे बड़ा डिबेट चल रहा है वो है इसके डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेशंस और इसकी ग्राउंड पोजीशनिंग के बीच केयर का बहुत बड़ा जो गैप है। इस पूरे मूवमेंट को जो फाउंडर हैं अभिजीत दिपके, वो एक स्टूडेंट हैं जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। पहले वो आम आदमी पार्टी के एक वॉलंटियर थे। अगर एक जर्नलिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक बॉर्डरलेस एक्टिविज्म और इंटरनेट की पावर को दिखाता है, पर इससे अकाउंटेबिलिटी पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है that who will take accountability of the people's movement in case it does gain traction on ground। और इसी से जो फ्रिक्शन है, एक सीजेपी जो फिनोमिनन बन चुका है सोशल मीडिया पे और ऑन ग्राउंड उसकी राइजिंग पॉपुलैरिटी ऑनलाइन मूवमेंट की देखते हुए इज लीडिंग टू सम रियल टाइम कॉन्सिक्वेंसेस। एज पर रिपोर्ट्स, छत्रपति संभाजी नगर में रहने वाले अभिजीत के जो पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग पेरेंट्स हैं, उसमें उनको भी काफ़ी पब्लिक बैकलैश का शिकार हुए हैं और सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस झेलना पड़ रहा है। एंड अभी तो फैमिली को सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने फैमिली को सिक्योरिटी भी दी है। साथ ही साथ there has already been 2 requests received by the Election Commission to register the party. Abhijit also claims that his personal Instagram account, the CJP account, has been withheld in India, as well as the website, which was gaining a lot of traction, getting a lot of support, and had taken the entire internet by storm, has been blocked by the government of India. रूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिस तरह से सीजेपी के पूरे मामले को हैंडल किया गया है वो डिजिटल गवर्नेंस की एक क्रिटिकल केस स्टडी है। सेंसरशिप ऑलवेज बैकफायर्स। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स इसमें काफ़ी हैवी हैंडेड रहा। सीजेपी के ट्विटर अकाउंट्स को लीगल डिमांड्स के जरिए इंडिया में विथहोल्ड कर दिया गया है और उनकी पेटिशन वेबसाइट को नेशनल सिक्योरिटी का हिसाब देते हुए और नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड पर उसको ब्लॉक कर दिया गया है। पर इससे सिर्फ एक स्ट्राइसन इफेक्ट एक्टिव हुआ है। व्हाट इज स्ट्राइसन इफेक्ट? इंटरनेट के दौर में अगर डिजिटल क्रैकडाउन होता है तो उनसे वो फ्री पीआर बन जाता है, जो एक नॉर्मल सकारात्मक पेज को रातों रात फ्री स्पीच का मार्टर भी बना देते हैं। मैं सरकार से यही कहूंगी कि कोर ग्रीवेंस क्या है उसको समझिए। गुस्सा सीजेपी ने पैदा नहीं किया है, उन्होंने तो बस उस गुस्से को यूटिलाइज किया है। ये मूवमेंट इसलिए इतना बड़ा बना क्योंकि इसने नीट 26 के पेपर लीक और क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान युवाओं के सच्चे दर्द और इनसिक्योरिटी को टच किया है। युवा परेशान है, युवा बेरोजगार है, युवा तकलीफ में है। उनका दर्द समझने की जिम्मेदारी है जो शायद कॉर्पोरेट जनता पार्टी ने किया है। जब तक नेशनल लेवल पर एग्जामिनेशंस के सिस्टम को सेफ और स्ट्रक्चरल जॉब क्रिएशन को ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसे वायरल ट्रेंड्स को रोकना नामुमकिन है। ट्रेडिशनल ऑपोजिशन पार्टीज के लिए ये सैटारिकल या फिक्शनल एंटिटी का इतना बड़ा हो जाना एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। एक फिक्शनल पार्टी जो सिर्फ मीम्स और सटायर के दम पर खड़ी हुई है, उसने एस्टैब्लिश्ड ऑपोजिशन के पूरे डिजिटल मशीनरी को सिर्फ 72 घंटे में पीछे रख कर दिया है। ये साफ दिखाता है कि कन्वेंशनल पॉलिटिकल मैसेजिंग देश के यंग वोटर्स से कनेक्ट करने में कहीं ना कहीं विपक्ष पिछड़ रहा है। कल ऑपोजिशन लीडर्स ने ऑनलाइन सीजेपी को बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया, पर उन्हें यह रियलिटी भी समझनी होगी कि एक इंटरनेट ट्रेंड के सहारे देश की राजनीति नहीं चल सकती है। सरकार सिस्टम्स के फ्लॉज को हाईलाइट करने के लिए तो बहुत एक अच्छा टूल है, पर वो रियल पॉलिटिक्स ड्राफ्ट नहीं कर सकता है, स्टेट बजट्स मैनेज नहीं कर सकता है, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन चला सकता है। ट्रू ऑपोजिशन बनने के लिए ग्राउंड पर स्ट्रक्चरल ऑल्टरनेटिव्स देने पड़ेंगे और युवाओं की भाषा को समझना होगा और युवाओं को और उनके दर्द को समझते हुए हमें उनके बीच में रहकर काम करना होगा। एक ऑल्टरनेटिव विपक्ष बनना होगा जो जनता से जुड़ सकता है और सिर्फ शेयर्ड हैशटैग्स से ये काम नहीं हो पाए। कॉकरोच जनता पार्टी ना तो कोई हार्मलेस मजाक है और ना ही कोई टेक्स्ट बुक रेवोल्यूशन है।
ये असल में एक सिम्टम है। ये उस जनरेशन का रिफ्लेक्शन है जो खुद को इस सिस्टम में इनविजिबल महसूस कर रहा है और इनविजिबल महसूस करने लगा है एक ऐसा सिस्टम के सामने जो अक्सर डायलॉग की बजाय पैनिक से रिस्पॉन्ड करता है। क्या ये मूवमेंट आगे चलकर एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टी बनेगा? ये एक पासिंग डिजिटल ट्रेंड बनकर रह जाएगा, या तो सिर्फ एक पासिंग डिजिटल ट्रेंड बनकर खत्म हो जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। पर एक बात एकदम क्लियर है, जब देश का सिटीजन अपनी आवाज सुनने के लिए या सुनाने के लिए कीड़े की भी आइडेंटिटी को अपनाने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशनल हेल्थ को गहराई से चेक करने की जरूरत आ चुकी है। अब चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट इश्यू पर। देश की आर्थिक नीति और उससे जुड़ी राजनीति के चलते जनता को बलि चढ़ाने पर तुले हैं। जी हाँ, बढ़ते पेट्रोल, डीजल और गैस प्राइसेस। दोस्तों, इंडिया में एक बहुत ही अजीब और चौंकाने वाली साइंस चल रही है और इस साइंस का नाम है द इलेक्शन फ्यूल फिजिक्स। इलेक्शन चल रहे हो तो ग्लोबल मार्केट में आग लगी हो, तब भी हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम 1 पैसे नहीं बढ़ते हैं। सब शांत, सब कंट्रोल में। लेकिन जैसे ही वोट्स काउंट हो जाते हैं, ईवीएम्स पैक हो जाते हैं, सरकार बनती बिगड़ती है और सरकार की ओथ टेकिंग हो जाती है, चीफ मिनिस्टर्स बन जाते हैं, तो बुम, सडनली स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनीज को याद आता है कि उन्हें तो बहुत भारी नुकसान दिन ब दिन हो रहा है। जस्ट लुक एट द कैलेंडर। मई 15 से मई 25 के बीच सिर्फ 11 दिनों के अंदर सरकार ने 2 नहीं, 3 नहीं, पर 4 बार फ्यूल प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। पूरा लूट चल रहा है। 11 दिन में ₹7.5 पर लीटर का झटका। चलिए थोड़ा डेटा देख लेते हैं ताकि क्रोनोलॉजी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। क्योंकि इलेक्शंस आ रहे थे तो फ्यूल प्राइसेस को फ्रीज रखा गया और इलेक्शन खत्म होते ही जो 4 झटके लगे हैं उनका हिसाब ये है। फर्स्ट हाइक मई 15, सीधे ₹3 पर लीटर की भारी बढ़ोतरी। सेकेंड हाइक मई 19, लगभग 90 पैसे की बढ़ावत। तीसरा हाइक जो होता है मई 23 को, फिर से 90 पैसे ऊपर की उछाल होती है। चौथा हाइक आता है मई 25 को। पेट्रोल पर ₹2.61 और डीजल पर ₹2.71 की सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाती है। इसका नतीजा पता है क्या है? दिल्ली में पेट्रोल ₹102 पहुंच चुका है और मुंबई में एक शुभ आंकड़े पे पहुंच चुका है, यानी शगुन का आंकड़ा होता है ₹111 पर लीटर, पर वो बिक रहा है। सरकार कह रही है वेस्ट एशिया में क्राइसिस है, ईरान इजराइल जियोपॉलिटिक्स खराब है। पर मेरा सवाल ये है, क्या ये जियोपॉलिटिक्स इलेक्शन के दौरान छुट्टी पर गई हुई थी? और हमारी सुभान अल्लाह मीडिया के एंकर्स कह रहे हैं मिनिस्क्यूल ही तो प्राइस राइज है, सिर्फ ₹10 ही तो है, दूसरे देशों में तो देखो कितना भारी उछाला है। हाँ, ये वही एंकर्स हैं जिन्होंने नोएडा के लेबर प्रोटेस्ट, जो कि बढ़ती महंगाई और उनकी कमाई पूरी ना होने के कारण की वजह से हुआ था, पे जो वायलेंस हुआ था, पर कहा गया अराजक तत्व एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ये प्रोटेस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। Yes, the same people who didn't hesitate to label a young student a Pakistani just because he raised his voice against the system. The same people who used to raise their voices through their tweet before 2014 are actually telling us the virtues of the price rise. लोग सोचते हैं मुझे क्या, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। जैसे जब प्याज के दाम बढ़ रहे थे तब वित्त मंत्री ने कहा था उनको क्या, वो प्याज नहीं खाती है। भाई साहब, यही तो सबसे बड़ी गलती है। जब डीजल का प्राइस बढ़ता है ना, तो पूरे देश का सिस्टम ही जाता है, सिस्टम बिगड़ जाता है और उसका रिपल इफेक्ट सभी पर, हर घर के खाने की थाली पर, हर उनके खर्चे पर पड़ता ही है। इंडिया में लगभग सारा हेवी ट्रांसपोर्ट डीजल ट्रक से होता है। जब उनका फ्यूल कॉस्ट 7.5 पर लीटर बढ़ेगा तो फ्रेट चार्जेस बढ़ेंगे। इसका मतलब जो दूध, सब्जी और कच्चा माल शहर तक पहुंचता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाती है, अधिक दुगनी हो जाती है। हमारी इकोनॉमी का जो स्वीट स्पॉट था, जहां रिटेल इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में लग रहा था, वो अब कड़वा हो चुका है। एमएसएमईज और लोकल मैन्युफैक्चरर्स, जैसे आपके इलाके का मिठाई वाला हो, उनका प्रोडक्शन कॉस्ट
डेफिनेटली बढ़ गया होगा और उनको भी इस महंगाई की मार बर्दाश्त करनी पड़ रही होगी। पहले से ही मार्जिन्स टाइट हैं, प्रॉफिट्स कम हैं और अब कंज्यूमर के पॉकेट्स में भी पैसा नहीं बचा है। ये डायरेक्ट रेसिपी है एक बड़े इकोनॉमिक स्लोडाउन की कोर्स जाती हुई अर्थव्यवस्था की। जब आम आदमी फ्यूल और बेसिक राशन के बोझ तले दब जाएगा तो वो नई गाड़ी, कपड़े या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कैसे खरीदेगा, या जो अपना खर्चा है वो कैसे चलाएगा। स्पेंडिंग रुकेगी तो इकोनॉमी में भी उसकी हमें साइड इफेक्ट्स दिखेंगे। सो इट्स टाइम फॉर सम स्ट्रेट टॉक। हम आम जनता की तरफ से सरकार से मैं 3 सवाल पूछना चाहूँगी। मेरा सबसे सवाल जो पहला है, अगर स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनीज डेली बेसिस पर लॉस झेल रही थी, जैसे कि दावा किया गया कि 20 रुपये पेट्रोल और 100 रुपये डीजल पर लॉस था, तो उन्हें इलेक्शन खत्म होने के इंतजार करने के लिए किसने कहा था? क्या प्राइसिंग में जो कहा जाता है डीरेगुलेटेड है, या वो सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल है? क्या वो डीरेगुलेटेड है जो कभी कभी हवाला दिया जाता है? दूसरा सवाल, ग्लोबल क्रूड ऑयल जब सस्ता था तब सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर लाखों करोड़ों कमाए। तो अब जब आम जनता पर बोझ बढ़ रहा है तो सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी कम करके रिलीफ क्यों नहीं दे देती है? सारा बोझ कॉमन आदमी ही क्यों उठाए? सवाल नंबर 3, एक तरफ आप मेक इन इंडिया और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं और दूसरी तरफ फ्यूल प्राइस बढ़ाकर पूरी सप्लाई चेन की कमर ही तोड़ देते हैं। ये सेल्फ इन्फ्लेक्टेड स्लोडाउन से निकलने के लिए आपके पास क्या प्लान है? दोस्तों, फ्यूल प्राइस सिर्फ पेट्रोल पंप का मामला नहीं है। ये आपकी बचत, आपके बच्चों की पढ़ाई, उनके सपने और आपके खुद के घर के बजट पर सीधा सीधा हमला होता है। वोट्स लेने तक सब शांति थी और वोट्स मिलते ही जनता की पॉकेट पर धक्का। ये पॉलिसी कब तक चलेगी? ये सारी चीजें राजनीति तक कब तक जुड़ी रहेगी? आपको क्या लगता है, क्या सरकार को फ्यूल टैक्सेस कम करने चाहिए? मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से ये जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये स्ट्रेट टॉक उन तक पहुंचे जो दिल्ली में बैठे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब एक इम्पोर्टेंट इशू जिससे पूरे देश को ही झकझोर दिया है। ट्वीशा शर्मा, उम्र 33 साल, MBA ग्रेजुएट, फॉर्मर वेस्ट पुणे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। लेकिन 12 मई 2026 को शादी के सिर्फ 5 महीने बाद उनकी डेड बॉडी भोपाल के एक पॉश घर में मिलती है। मरने से पहले उन्होंने अपनी माँ को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, मॉमी, माई लाइफ हैज़ बिकम हेल। हम अक्सर सोचते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई करवाकर, पैसे कमाकर और एक अमीर ससुराल या एक अच्छे ससुराल में लड़कियों को एक कवच बनाकर भी समझा जाता है। ट्वीशा की मौत ने इस झूठ को भी हमेशा के लिए दफन कर दिया है। आज इंडिया में एक एजुकेटेड इंडिपेंडेंट लड़की भी एक अनहैप्पी और अब्यूजिव मैरिज के आगे बिल्कुल हेल्पलेस है। ट्वीशा की शादी दिसंबर 2025 में एक हाईकोर्ट लॉयर से हुई थी। उनकी सास गिरिबाला सिंह एक रिटायर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं, एक रिटायर्ड जज है। एक ऐसी फैमिली जो कानून की दीवार खड़ी करना जानती है और कानूनी लूपहोल्स भी समझती है, उस फैमिली के ऊपर यह आरोप लगा था। इसलिए शायद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुओ मोटो सुनवाई शुरू की है। एलिगेशंस क्या हैं? मेंटल टॉर्चर, फिजिकल वायलेंस और अबॉर्शन की भी बात की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग लिखा है, लेकिन उनके पूरे शरीर पर मल्टीपल इंजरी मार्क्स पाए गए हैं। अभी दूसरा पोस्टमार्टम के बाद और भी सच्चाई सामने आएगी। अब मामला इतना बिगड़ चुका है और बड़ा हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद CBI ने इस केस को टेक ओवर कर लिया। हस्बैंड जो अब तक फरार थे, अब पहले अपने आप को जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे, जहां पे ट्वीशा के लॉयर ने कहा कि उनको VIP ट्रीटमेंट दिया गया। बट अल्टीमेटली ही वाज सेंट टू भोपाल एंड ही इज अंडर अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन उन पर चल रही है। और सास गिरिबाला सिंह जी जो लगातार मीडिया से को इंटरव्यू दे देकर उनके अपनी मरी हुई बहू के ऊपर ऐसे ऐसे संगीन आरोप लगा रही थी, ड्रग, शिजोफ्रेनिया, मल्टीपल अफेयर्स, अबॉर्शन, प्लांट्स को पानी नहीं डालती थी, खाना नहीं बनाती थी, जैसी बातें की जा रही हैं। पर उनके भी बेल को फिर पुनर्विचार किया जा रहा है। लेकिन सोचिए, जिस लड़की को कानून की समझ रखने वाले घर में सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, वहां उसे सिर्फ मौत मिली। लेकिन दोस्तों, ट्वीशा अकेली नहीं है। वो एक बड़ी खबर बनी
और देश ने सवाल उठाए, उनके परिवार का दुख और लड़ाई देखी, इसलिए हम आज उन पर वीडियो बना रहे हैं। लेकिन हमारा सिस्टम और हमारी सोसाइटी अंदर से ऐसी ही ट्विशर जैसी कहानियां बहुत सारी लेकर बैठी है। वो ये डेटा दिखाएगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर साल 5,700 से ज़्यादा डाउरी डेथ्स होती हैं। इसका मतलब समझते हैं, हर एक दिन 16 से 18 लड़कियां सिर्फ इसलिए मार दी जाती हैं या सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाती हैं क्योंकि डाउरी के खिलाफ भले ही कानून हो, पर लड़की वालों से दहेज की मांग की प्रथा खत्म ही नहीं होती है। आजकल उन्हें गिफ्ट्स का जामा पहना दिया जाता है। उसी तरह हर साल 1,30,000 से ज़्यादा डोमेस्टिक क्रूअल्टी के केसेस दर्ज होते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहता है कि हर तीसरी मैरिड वुमन इंडिया में फिजिकल या इमोशनल अब्यूज झेलती है। लेकिन हमारी सोशल कंडीशनिंग ऐसी है कि उनमें से 1% महिलाएं भी कभी पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच पाती। लोग पूछते हैं, अगर वो इतनी पढ़ी लिखी थी तो उसने स्टैंड क्यों नहीं लिया? वो घर छोड़कर भाग क्यों नहीं गई? वो डिवोर्स क्यों नहीं ले गया? वो इसलिए नहीं भाग पाती है क्योंकि उसके रास्ते में हमारे समाज का सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा होता है, लोग क्या कहेंगे? जब एक बेटी अपने माँ बाप को फोन कर कर रोती है ना कि मम्मी ये लोग मुझे मार रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा माँ बाप का पहला जवाब होता है, बेटा थोड़ा एडजस्ट कर लो, नई नई शादी हुई है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। समाज में हमारी नाक कट जाएगी। हम समाज की झूठी इज्जत बचाने के चक्कर में अपनी बेटियों को उस झन्नों में घुटने के लिए छोड़ देते हैं। हम भूल जाते हैं कि जब तक कोई लड़की पहला थप्पड़ झेलना शुरू करती है, तभी से उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मर्डर होना शुरू हो जाता है। और एक दिन वही साइलेंटली सहते सहते बस लाश तक पहुंच जाती। इसलिए आज एक चीज अपने दिमाग में बांध लीजिए, अगर आप एक बेटी के माँ बाप हैं तो उसे ये भरोसा दीजिए कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपका घर उसके लिए हमेशा ही खुला खुला हुआ है। उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, उसको किसी से जो इंसल्ट है सहने की जरूरत नहीं है, पीड़ा सहने की जरूरत नहीं है। हमें पूरे देश में एक मैसेज लाउड एंड क्लियर फैलाना होगा, एक मरी हुई बेटी से एक डिवोर्स्ड बेटी 1000 गुना बेहतर होती है। शादी टूटेगी तो झूठा घमंड टूटेगा, पर अगर बेटी चली गई तो पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ पछतावा और दुख झेलना पड़ेगा। ट्विशा शर्मा की मौत को सिर्फ एक हेडलाइन मत बनने दो। अपनी बेटियों की आवाज सुनो, इससे पहले कि उनकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाए। इसी अपील के साथ मैं आज का जो मेरा स्ट्रेट टॉक विद पीसी है, अपनी बात को और अपनी रिक्वेस्ट को खत्म करूँ।